सो हे गाइस, माय नेम इज हर्ष और इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस 3 चैप्टर्स के क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, आप जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अच्छा, साथ में एक चीज और, ये जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 4, इसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो हमारे सिलेबस से चला गया है, यानी कि इस साल वाला पार्ट सिलेबस में है नहीं, तो फिर बहुत ही कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचते हैं। मैंने ट्राई करा है कि हर तरह के क्वेश्चन में इंक्लूड कर दूं, ठीक है। तो लगभग आप बस ये वीडियो देख लो तो आपको चैप्टर फिर इसके बाद पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, उसमें सब कुछ आपका रिवाइज हो जाएगा जो उस चैप्टर से आता है, ठीक है। तो एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमें ना कार्बन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज लिखनी है जिसकी वजह से कार्बन के हमें बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं नेचर में। तो ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको पता भी होना होगा शायद बहुत लोगों को कि कार्बन की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली कि जो कार्बन होता है वो टेट्रावैलेंट होता है, ठीक है, तो कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कार्बन की जिसकी वजह से उसके हमें इतने कंपाउंड मिलते हैं, वो होती है कैटिनेशन, ठीक है। एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। टेट्रावैलेंसी बेसिकली क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर हमें पता है 6 होता है, C6 है ना, और इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो होगा 2 4। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि कार्बन एक साथ 4 बॉन्ड बना सकता है, तो एक प्रॉपर्टी तो ये। सेकंड प्रॉपर्टी कैटिनेशन। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी ये होती है कि कार्बन अपने आप से बॉन्डिंग करके, कार्बन कार्बन से बॉन्डिंग करके एक बहुत लंबी चेन बना सकता है, मतलब ये चेन थाउजेंड्स ऑफ कार्बन तक भी जा सकती है, इतनी लंबी चेन ये फॉर्म कर सकता है, और ये कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं कर सकता। तो ये कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी है। और यहाँ से देखो एक डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट इज कैटिनेशन। तो कैटिनेशन आपको पता होना चाहिए कि कार्बन कार्बन से बॉन्ड बना के एक बहुत लंबी चेन बना देता है, जो कि जिसकी वजह से कार्बन के हमें इतने कंपाउंड्स नेचर में मिलते हैं, और ये एबिलिटी किसी और एलिमेंट में नहीं है, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है क्योंकि इसका कुछ पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, तो अभी जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो आपको पता लग जाएगा। तो पहला पार्ट है कि व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज बेसिकली क्या होती है कि होमोलोगस सीरीज एक सीरीज होती है of some compounds which have same functional group. Series of some compounds having same functional group, जिसमें functional group same होता है, ठीक है। तो सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, तो उसे बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। तो ये चार ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए हुए हैं, CH4, C2H4, C3H6, C2H4। तो उसमें से कौन कौन से सेम फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो हमें बताना है। तो अब जैसे चारों कंपाउंड देखो, चारों हाइड्रोकार्बन है, हमें हाइड्रोकार्बन वालों के फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। अभी आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां से वो क्लियर हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। जैसे कि एल्केन्स होते हैं, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन्स होते हैं, उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, और एल्काइंस होते हैं उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो आप इन फॉर्मूला में फिट करके देख लो कि कौन कौन से बैठने से। पहले वाला है यहाँ n की वैल्यू 1 है, इस वाले में n की वैल्यू 1 है, तो Cn की वैल्यू 1 हो गई, और h की वैल्यू देखते हैं, h की वैल्यू आ रही है 4, यानी कि ये फर्स्ट वाले में फिट बैठेगा। 1 2 × 1 + 2 = 4, यानी कि ये एल्केन्स वाली सीरीज का है। तो जो CH4 है वो है एल्केन्स वाली सीरीज का, ओके। दूसरा देखते हैं C2H4, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है और h की वैल्यू 4 है, यानी कि ये एल्कीन्स वाली सीरीज का है, ये ENE वाली सीरीज का है, C2H4। अगला कंपाउंड देखते हैं C3H6। n की वैल्यू यहाँ पर 3 है, 3 2 6, तो ये भी एल्कीन्स वाली सीरीज का है, तो ये भी यहाँ आएगा C3H6। अगला है C2H6, 6 आ रहा है ना, 2 × 4 + 2, यानी कि एल्कीन्स वाली सीरीज का है, तो यहाँ पे C2H6। अभी आपको अगर ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया तो आगे एक क्वेश्चन और है इस पे बेस्ड, तो वहां से ये चीज और मैं क्लियर कर दूंगा, और जिन लोगों को पहले से आता था तो उन्हें तो समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड आर देयर इन द मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। तो इथेन के मॉलिक्यूल में कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, तो ये हमें बताना है क्वेश्चन से। तो इथेन है ANE, यानी कि सारे सिंगल बॉन्ड वाले होंगे, यानी कि जैसे यहाँ पे 2 कार्बन है ना C2, तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, मुझे ये चीज तो पता लग गई, ठीक है। और अब बस कार्बन की वैलेंसीज पूरी कर दो, इस कार्बन ने एक बॉन्ड दूसरे कार्बन से बना लिया तो बाकी जगह हाइड्रोजन फिल कर दो, ऐसे ही सेम इस वाले कार्बन के साथ कर दो, बाकी जगह हाइड्रोजन फिल कर दो। अब बस सिंपली कोवेलेंट बॉन्ड गिन लो कि 1 बॉन्ड 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड 7 हो गए। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको पेपर में मिल सकता है, अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे देखते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। इथीन मॉलिक्यूल का हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है। अब यहाँ पे देखो इथीन आ गया है ना, ENE, यानी कि ये जो C2 है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। बाकी अब वैलेंसी पूरी कर दो 4 कार्बन से, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना लिए हैं, तो वैसी बात है 2 हाइड्रोजन होंगे, और यहाँ भी 2 ही हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। अब इसका मुझे इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम लिखना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है। तो जब एक सिंगल बॉन्ड बनता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जब, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, एक फर्स्ट वाले एलिमेंट के, एक सेकंड वाले एलिमेंट के, ठीक है। और जब डबल बॉन्ड बनता है तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, 2 फर्स्ट के
और 2 सेकेंडरी। तो इसके बेसिस पर मैं करता हूँ, ठीक है, इसका मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूँ। तो फर्स्ट कार्बन की वैलेंस शेल में हमें पता है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी हम देख के आए हैं, तो 2 3 और 4, ठीक है। दूसरे कार्बन के साथ भी सेम होगा, 2 3 और 4, ठीक है। अब हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करना होता, ड्यूप्लेट कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, ठीक है। अब बस कुछ नहीं, आपको वो बनवा देना, इनका ऑक्टेट वगैरह कंप्लीट करवा देना। देखो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, इस वाले हाइड्रोजन का भी कंप्लीट हो गया, इसका भी, इसका भी। अब इस वाले कार्बन का, फर्स्ट कार्बन का हम ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 ये रहे 4, 2 ये रहे 6 और 2 ये अगले वाले कार्बन के साथ शेयर करेगा। तो इस तरह से इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, यानी कि ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया। सेम मैं इस वाले कार्बन के साथ भी कर सकता हूँ, तो ये इस वाले कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। तो आप थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ करना, तो थोड़ा सही रहेगा, थोड़ा बड़ा बड़ा ड्रॉ करना। तो इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बनाना होता है। देखो इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड का भी और आयनिक बॉन्ड का भी। इस वाली वीडियो में मैंने कोवेलेंट बॉन्ड का बनाना दिखा दिया, और इससे जो पहली वीडियो आई है चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो है, उसमें मैंने आयनिक बॉन्ड का बनाना बताया है। इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम पर पक्का क्वेश्चन आया है, तो कोवेलेंट बॉन्ड का या आयनिक बॉन्ड का। यहाँ से हमने कोवेलेंट का सीख लिया, इससे पहले वाली वीडियो में आयनिक का बताया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक्सप्लेन आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स क्या होते हैं? तो आइसोमर्स बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, खाली लिख दो, डिफरेंट उनकी स्ट्रक्चर होती है। यानी कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। आगे है कि स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोमर्स। तो आइसोमर के मैं 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, तो मैं आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूं आइसोमर की। पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि उनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है उनका कि उनकी डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है, दो तो हमने इसकी डेफिनेशन से ले ली है। तीसरा आप लिख सकते हो कि उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी डिफरेंट होता है जो अलग अलग आइसोमर्स होते हैं, और उनका बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट होता है। और तो उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, पर अलग अलग तो होता ही है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। और आप इसमें क्या लिख सकते हो कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हो गया, एक इनकी सोल्युबिलिटी भी डिफरेंट होती है, ठीक है, डिफरेंट सोल्युबिलिटी, कि कोई वाटर में ज्यादा डिसोल्व हो रहा है, कोई वाटर में कम डिसोल्व हो रहा है, तो सोल्युबिलिटी भी डिफरेंट होती है। तो हमने 5 लिख दिए, हमें 4 लिखने थे, तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आगे है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C4H10। C4H10 के मुझे ऑल पॉसिबल आइसोमर लिखनी है। देखो तो C4H10, तो सबसे पहले तो देखो जैसे हाइड्रोकार्बन है, तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि एल्कीन है, एल्काइन है। तो चेक कैसे करते हैं, आपको उनका जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो मुझे तो पता है कि डायरेक्टली एल्केन है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 4, तो आप हाइड्रोजन मैच कर लो, 2 × 4 + 2 = 10, और यहाँ पे भी 10 है, यानी कि एल्केन है, ठीक है जी। एल्केन है तो यानी कि सारे सिंगल बॉन्ड वाले होंगे, ठीक है। अब पहले तो आप 4 कार्बन ऐसा सीधा लाइन में लगा लो, ओके। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, आप इन कार्बन की वैलेंसीज पूरी कर दो। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बना रखा है, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनवा दो उसके। इस वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो 2 हाइड्रोजन लगा दो। इस वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो 2 हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन ने 1 बॉन्ड बना रखा है, तो 3 हाइड्रोजन। इस तरह से हमें वैलेंसीज पूरी करवानी होती है। इसी चीज को अगर आपको पता हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा आसान रहता है, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब हाइड्रोजन गिन लो, 10 नहीं है, तो पहली स्ट्रक्चर तो ये हो गई C4H10 की। और एक स्ट्रक्चर और बना सकते हैं हम कि हम एक को क्या करें, हम चैन में लगा लें कुछ इस तरह से, CH3 CH3 और यहाँ पर भी CH3। तो ये हमने यहाँ पर साइड चैन लगा दी, तो एक स्ट्रक्चर इसकी ये हो सकती है। तो इसके 2 ही पॉसिबल आइसोमर बनेंगे। इसको भी आप फॉर्मूला इसका देखना, तो इसका फॉर्मूला आएगा C4H10। तो बेसिकली ये दोनों आपस में आइसोमर है, क्यों? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इन दोनों की स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और इसी चीज को तो हम आइसोमर बोलते हैं। तो हमने C4H10 के सारे पॉसिबल आइसोमर लिख दिए। आप ड्रॉ करके देखें, C4H10 के ड्रॉ करके देखें, और एक C5H10 के ड्रॉ करके देखना। C5H10 के थोड़े ज्यादा बनेंगे, इसके भी ड्रॉ करके आप ट्राई करना कि कैसे पॉसिबल आइसोमर्स क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। एलिमेंट कार्बन फॉर्म कंपाउंड मेनली बाय कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो कार्बन है, कार्बन के जो कंपाउंड बनते हैं जनरली कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीजन क्या है कि कार्बन का हमें पता है एटॉमिक नंबर 6 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और आपको पता है किसी को 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, अगर इसे आयनिक बॉन्ड बनाना है तो उसे 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे, या फिर किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, जो कि दोनों ही काम बहुत डिफिकल्ट है। किसी को 4 इलेक्ट्रॉन देना भी बहुत डिफिकल्ट है, और किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेना भी बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए कार्बन जो अपने बॉन्ड्स बनाता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाता है, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जब बॉन्ड बनते हैं उसी चीज को हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो
सिंपल सी बात है, इसलिए कार्बन मेनली कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, बिकॉज 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन डायमंड और ग्रेफाइट पे है। तो मुझे डायमंड और ग्रेफाइट पे खाली एक तरह का क्वेश्चन नहीं मिला, पर मैं ना आपको डायमंड और ग्रेफाइट पूरा पढ़ा देता हूँ। क्यों? क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है अब सिलेबस का, क्योंकि बहुत ज्यादा पार्ट रिड्यूस हो गया है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बचा है वो डायमंड, ग्रेफाइट और होमोलोगस सीरीज ही बचा है। होमोलोगस सीरीज मैंने ऑलरेडी बता दी, डायमंड और ग्रेफाइट मैं थोड़ा और अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, होमोलोगस सीरीज में मुझे आपको एक दो बार थोड़ा और अच्छे से बतानी है, वो मैं अभी आगे बता दूंगा। डायमंड और ग्रेफाइट देखते हैं। तो देखो, डायमंड और ग्रेफाइट, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही ना एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के। एलोट्रोप्स बेसिकली क्या होते हैं, जिस प्योर फॉर्म में वो एलिमेंट हमें नेचर से मिलता है, ठीक है। तो डायमंड और ग्रेफाइट बेसिकली दोनों एलोट्रोप है कार्बन के, यानी कि इन दोनों में 100% सिर्फ और सिर्फ कार्बन है। आप देख लो, डायमंड तो कितना एक्सपेंसिव होता है और ग्रेफाइट कितना सस्ता होता है, लेकिन दोनों में 100% क्या है, कार्बन। ऐसा डिफरेंस क्यों हो रहा है, सिर्फ कार्बन ही है जब। तो ये डिफरेंस जनरेट होता है कि स्ट्रक्चर की वजह से। डायमंड की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें एक कार्बन 4 कार्बन से बॉन्ड बनाता है, एक कार्बन 4 कार्बन से बॉन्ड बनाता है, फिर ये कार्बन आगे अलग 4 कार्बन से बॉन्ड बनाते हैं, और ऐसे ये नेटवर्क चलता रहता है, ऐसे चैन चलती रहती है बहुत दूर तक, ठीक है। तो डायमंड की स्ट्रक्चर कुछ तरह की होती है। अब आप देखो, इस स्ट्रक्चर में कहीं कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन ना, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। और एक चीज, जो यहाँ पर सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, और केमिस्ट्री में क्या होता है, जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं ना, वो स्ट्रक्चर हार्ड होती है, जहां वीक बॉन्ड बनते हैं वो स्ट्रक्चर जनरली सॉफ्ट होती है। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ना, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, और यहाँ पे सारे कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी कि सारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, यानी कि जो डायमंड होता है वो हार्ड होता है, और इनफैक्ट डायमंड हार्डेस्ट नॉन मेटेलिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये डायमंड की दो बातें आपको याद रखनी है। तो डायमंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। दूसरा, डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड होता है। तीसरा, डायमंड का स्ट्रक्चर। ये 3 बातें आपको पता होनी चाहिए डायमंड के बारे में। सेम ग्रेफाइट के बारे में आते हैं। ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर कुछ तरह की होती है कि ग्रेफाइट में एक कार्बन आगे 3 कार्बन से बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और इस तरह से बॉन्ड बनाते हुए ना ये कुछ ऐसा हेक्सागोनल रिंग टाइप बनाते हैं, और ऐसे ही फिर ये रिंग, हेक्सागोनल रिंग आगे बढ़ती रहती है, और ऐसे ये रिंग बढ़ती रहती है। एक लेयर ये बन गई, सेम ऐसे ही लेयर नीचे बनती है हेक्सागोनल रिंग्स की, तो ऐसे ही लेयर नीचे बनती है, फिर एक लेयर नीचे बनती है, और ये जो 2 लेयर होती है आपस में, ये दोनों लेयर आपस में वीक फोर्सेस के थ्रू बॉन्डिंग होती है। इनमें कोई वीक फोर्सेस होती हैं जिनके थ्रू ये बॉन्डिंग में रहती है, या जिनके थ्रू ये पास रहती है, कोई वीक फोर्सेस होती हैं। वो वीक फोर्स बेसिकली वन डाउन फोर्सेस होती हैं, वो आप जब सीनियर मोड्स क्लास में जाएंगे तब पढ़ेंगे। अभी के लिए आप याद रखें कि जो लेयर 1 है और जो लेयर 2 है, इनके बीच में कोई वीक फोर्स है, जिसकी वजह से दोनों साथ साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। अब आप देखो, कार्बन के हमें पता आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 ही बॉन्ड बना रहा है, यानी कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा, यानी कि जो कि चार्ज को कंडक्ट करवाएगा। ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। ओके, दूसरा, ये जो इन दोनों लेयर है, इन दोनों लेयर के बीच में वीक फोर्सेस है ना, इस वीक फोर्स की वजह से ये जो कंपाउंड है ये सॉफ्ट होता है। जैसा मैंने आपको अभी बताया ना, अगर जो इस बॉन्डिंग या फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग होती हैं तो कंपाउंड हार्ड होता है, और अगर बॉन्डिंग या फोर्सेस सॉफ्ट होती हैं तो कंपाउंड वीक होता है। तो ये जो इन लेयर के बीच में वीक फोर्सेस है ना, इसकी वजह से कंपाउंड सॉफ्ट होता है, और यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या 2 बातें आ गई, डायमंड और ग्रेफाइट, ठीक है। तो बेसिकली डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, नहीं करता, सॉरी, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, और दूसरा डायमंड हार्ड होता है, ठीक है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। इनका रीजन आपको पता लग गया होगा, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। डायमंड हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, तो अगेन ये भी सेम ही फैक्टर होगा कि अगर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। तो बेसिकली डायमंड में जो बॉन्डिंग होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। और ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। आप चाहे स्ट्रक्चर बनाकर दिखा देना, और यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो मैंने डायमंड और ग्रेफाइट की तरह से आपको पूरा पढ़ा दिया, ठीक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द हाइड्रोकार्बन, राइट द नेम एंड जनरल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो पहले तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो जैसे नाम से सजेस्ट हो रहा है हाइड्रोकार्बन, यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन प्लस कार्बन हो। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन ये 2 ही चीज हो सिर्फ और सिर्फ, उन्हें बोलेंगे हम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में लिखना है। तो हाइड्रोकार्बन की बेसिकली 2 कैटेगरी होती है, एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड, ठीक है। फिर अगेन सैचुरेटेड में सिर्फ एक ही कैटेगरी होती है, जो कि होते हैं हमारे एल्केन्स, और अनसैचुरेटेड में फर्दर 2 कैटेगरी होती है, एक होते हैं हमारे एल्कीन्स और एक होते हैं हमारे एल्काइंस, ठीक है। जो हमारे एल्केन्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाली स्पीशीज होती हैं, एल्कीन्स में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है।
और जैसे कि अगर आपको इसके एग्जांपल लिखने हो तो CH3 एक एल्कीन का एग्जांपल है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक एल्कीन का एग्जांपल है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये एक एल्काइन का एग्जांपल है। तो ये और एक चीज और, इनके जनरल फॉर्मूला, एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो जो मैं आपसे ऊपर बात कर रहा था ना वो ये है। तो यहाँ से शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने वो जो फॉर्मूला वगैरह कहाँ से लिखा है, ठीक है। यहाँ पर आप n की वैल्यू रखो, अगर n की वैल्यू के हिसाब से आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी और वहां से आप बता सकते हो कि कौन सा एल्कीन है, कौन सा एल्कीन है और कौन सा एल्काइन है, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन और है, हाउ कैन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैन मेड सैचुरेटेड। ऑल्दो शायद ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर मैं फिर भी बता देता हूँ कि अगर आपके पास कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सपोज करो कि आपके पास ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर इसको आपको सैचुरेटेड बनाना है, बेसिकली सैचुरेटेड कैसे बनाएंगे, इस डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड बना देंगे। तो ये कैसे बनता है, ये ऐसे बनता है कि आप इसकी रिएक्शन करवा दो हाइड्रोजन के साथ, H2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, और इसे हम हीट भी कर देंगे। तो बेसिकली हम H2 की रिएक्शन करवा रहे हैं प्रेजेंस ऑफ निकेल और इसे हीट कर रहे हैं। तो जो ये हाइड्रोजन है H2, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे ऐड हो जाएगा, और जो ये बीच में डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे CH2 था, ये CH3 बन जाएगा, डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये CH2 था, ये CH3 बन जाएगा। तो इस तरह से हम ये वाली रिएक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। शायद पता नहीं आपके सिलेबस में है कि नहीं है, पर मैंने फिर भी जानबूझ के क्वेश्चन डाल दिया, ना भी हो तो बहुत ईजी सा, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो लगभग इतने क्वेश्चन थे हमारे। मैं आपको एक चीज और पढ़ा देता हूँ, होमोलोगस सीरीज और मैं अच्छे से पढ़ा देता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में बहुत कम पार्ट बचा, होमोलोगस सीरीज पे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा होमोलोगस सीरीज थोड़ा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि होमोलोगस सीरीज बेसिकली क्या होती है। तो जैसे हमने डेफिनेशन के ऊपर देख ली थी होमोलोगस सीरीज की, ऐसी सीरीज होती है जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। अब हमारे सिलेबस में फंक्शनल ग्रुप तो रहे नहीं है, तो हमें तो सिंपल एल्कीन एल्कीन और एल्काइंस की पढ़नी है। तो जितने भी एल्केन्स की फैमिली होगी वो एक होमोलोगस सीरीज होगी, जितने भी एल्कीन्स की फैमिली होगी वो एक होमोलोगस सीरीज होगी, और जितने भी एल्काइंस की फैमिली होगी वो एक होमोलोगस सीरीज होगी। अब एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। तो देखो उसमें मैं एक एक करके वैल्यू पुट करता हूं। अगर मैंने n की वैल्यू सपोज करो 1 पुट करी है तो ये बनेगा CH4। अगर मैंने n की वैल्यू 2 पुट करी है तो ये बनेगा C2H6। अगर मैंने n की वैल्यू 3 पुट करी है तो ये बनेगा C3H8, ठीक है। तो ये जो पूरी एक सीरीज बनती जा रही है ना, इस सीरीज को बोलेंगे हम होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स, क्योंकि सारे एल्केन्स हैं और उसकी कंटीन्यूअस सीरीज है, ठीक है। होमोलोगस सीरीज में एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो दो लगातार आने वाले मेंबर है, जो दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स हैं, उनमें एक कार्बन और दो हाइड्रोजन यानी कि CH2 का डिफरेंस होता है। आपको देख लो, अगर इसके बाद ये वाला मेंबर आ रहा है तो एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का ही डिफरेंस है, तो दो कंसेक्यूटिव मेंबर में CH2 का डिफरेंस होता है, या मैं बोल सकता हूं कि 14U मास का डिफरेंस होता है। 14U का कार्बन में मास होता है 12U, एक हाइड्रोजन में मास होता है 1U का, तो दो हाइड्रोजन है 2U, तो 12+2 यानी कि 14U मास का डिफरेंस होता है। तो एक इंपॉर्टेंट बात है होमोलोगस सीरीज के बारे में, ठीक है। अब एक तरह के क्वेश्चन और बनते हैं होमोलोगस सीरीज के कि आपसे कह देगा कि एल्केन्स की होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर बताओ। तो फर्स्ट मेंबर क्या है, CH4, सेकंड मेंबर C2H6, थर्ड मेंबर C3H8। इस तरह से आपसे कोई भी मेंबर पूछ सकता है, तो आप एक बार सीरीज को दिमाग में रखें। एल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज के बारे में बात करते हैं। तो एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है। और एल्कीन्स किन्हें हम एल्कीन्स बोलते हैं, जिनके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिनके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जब दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसी चीज को तो हम एल्कीन्स बोलते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि एल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर कौन सा होगा, एल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर कौन सा होगा। अगर मैं कार्बन की वैल्यू 1 रखूं तो बनता है CH2, क्या ये फर्स्ट मेंबर होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि एल्कीन उसे बनने के लिए एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड चाहिए, और एक डबल बॉन्ड बनाने के लिए एटलीस्ट मुझे दो कार्बन चाहिए, इसलिए एल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर दो कार्बन से चालू होगा, यानी कि जो उसका फर्स्ट मेंबर होगा ना वो होगा C2H4, फिर सेकंड मेंबर जो होगा वो होगा C3H6, थर्ड मेंबर जो होगा वो होगा C4H8। तो ये बात आप ध्यान रखें। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे एक डबल बॉन्ड बनाना है, और एक डबल बॉन्ड बनाने के लिए तो मिनिमम दो कार्बन तो चाहिए ना, इसलिए एल्कीन्स की जो होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट नंबर है वो C2 से चालू होता है, ना कि C1 से। एल्केन्स में C1 से ही चालू होता है, ठीक है। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। बाकी सेम बात यहाँ भी होगी, दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस होगा और 14U मास का डिफरेंस होगा। ओके, इसके बाद एल्काइंस का सेम देखते हैं। एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है। अब दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच में डिफरेंस वही रहना है। फर्स्ट मेंबर की बात करते हैं, एल्काइंस की होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर कौन सा होगा। तो जो सिनेरियो यहाँ था, एल्काइंस में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होना नेसेसरी है, और एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होने के लिए एटलीस्ट दो कार्बन होने चाहिए, इसलिए जो उसका फर्स्ट मेंबर होगा वो भी दो कार्बन से चालू होगा, यानी कि C2H2। फिर सेकंड मेंबर C3
H4 थर्ड मेंबर, C4 H6, ठीक है। तो ये इसका थर्ड नंबर हो गया। तो आपको ये सीरीज जरूर दिमाग में रखनी है, क्योंकि आपके क्वेश्चन पूछ सकता है कि एल्काइंस की होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट नंबर बताओ। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला लिखते हैं और C1 वाला भर देते हैं, यानी कि C1, ये तो बैठ भी नहीं रहा कुछ, मतलब C1H0 कुछ भी बैठ रहा, पर जनरली बच्चे गलती कर देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। हमें पता लग गया कि एल्कीन्स की जो होमोलोगस सीरीज होती है उसका फर्स्ट नंबर 2 कार्बन से चालू होता है, और एल्काइंस की जो होमोलोगस सीरीज होती है उसका फर्स्ट नंबर भी 2 कार्बन से चालू होता है, ठीक है। तो मैंने आपको होमोलोगस सीरीज भी पूरा बता दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतना ही है। अच्छा, एक चीज और, मैंने हाइड्रोकार्बन पे बेस्ड आईयूपीएसी नेमिंग पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं रखे हैं, वो आप खुद से देख लेना, क्योंकि उस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं होते हैं, वो तो आनी ही चाहिए आईयूपीएसी नेमिंग को आपको, ठीक है। तो आईयूपीएसी नेमिंग भी पढ़ रही है। बाकी एक तरह से हमने ये वाला चैप्टर पूरा ही कवर कर लिया इस वीडियो में। लगभग मैंने आपको कार्बन हाइड्रोजन कार्बन ग्रेफाइट के बारे में पढ़ा दिया, होमोलोगस सीरीज पढ़ा दी, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इस चैप्टर का, ठीक है। तो बस फिर इस वीडियो में इतना रखते हैं। तो वही टाटा बाय बाय, है ना। और आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है अगर आप नए हैं तो, और वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। बाय बाय।